नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम आप सभी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप सबको पता है, जूलॉजी में आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल डिवीजन को, और आपका पहला यूनिट स्टार्ट था जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट। दोस्तों आपको बता दें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी पूछती है। चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या आप यूपी यूनिवर्सिटी से हो, या आप झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये टॉपिक आप सब में है, सब में पेपर में पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपको बता दें कि जूलॉजी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग के 2 यूनिट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक चीजें से। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट, ये आपका पहला यूनिट है। और दूसरा यूनिट दोस्तों आपका है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकेंड। दोनों में ये टॉपिक दिया गया है, तो एक ही लेक्चर के माध्यम से आपके दोनों यूनिट के टॉपिक कवर हो जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही आसान भाषा में आज हम आपको समझाएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आज हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी इसका परिचय, फिर डेफिनेशन कैसे लिखनी है इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद में हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके फंक्शन यानी इसके कार्य, और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन। तो इतने टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बारीकी से एक एक छोटी छोटी पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, तो हेडिंग आप लगा लेंगे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बता दें, ये कोशिका में पाई जाती है सेल। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कोशिका का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, आप फिगर देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी जो बनी हुई है ये संरचना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये सेल है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द तो है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ रहा है, लेकिन ये आया कहां से, ये टॉपिक किसमें है। क्योंकि जब तक हम इसके बेस को नहीं समझेंगे हमें समझ में नहीं आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा सेल, कोशिका। जैसा कि हमने कोशिका का टॉपिक कवर कर दिया है, जिन्होंने अभी तक कोशिका का लेक्चर नहीं देखा है, सेल हमने आपको सेल पढ़ा दिया था। पहला लेक्चर जो था वो था सेल, कोशिका। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ सेल बताए थे, कोशिका के प्रकार। तो टाइप्स में हमने क्या देखा था कोशिका में, कि कोशिका 2 प्रकार की थी। पहला कौन था, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा था आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ये 2 प्रकार की सेल थी। तो अब आप जब पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूकैरियोटिक में ही पाई जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और सेल में कहां पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, या कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए अब हम सेल को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेल की, कि सेल जो है कोशिका, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई कहां पर जाती है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और आप सबको पता है कि सेल के 2 पार्ट हैं, एक है ह्यूमन सेल, एक है पादप सेल। तो दोनों में, पादप सेल और ह्यूमन सेल दोनों में ये कोशिका पाई जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, दोनों में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पेन का आकार छोटा कर लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ये देखेंगे, ये जो आकार है ना, ये येलो कलर से हल्का दिख रहा है, ये चप्पल जैसी आकृति। ठीक है, यानी खोखले थैले की जो आकृति दिख रही है, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल है, और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया को मैं
कर रहा हूँ डिनोट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है पूरा कोशिका। और ये शब्द जो आप देख रहेंगे, ये जो फिगर देख रहे हैं ब्लू कलर से, डार्क ब्लू है, और इसमें यहाँ पर ये देखेंगे एकदम डार्क ब्लू है, ये आपका है न्यूक्लियस, ये केंद्रक है, ये आपका क्या है, केंद्रक है। और इसी में पाई जाती है साइटोप्लाज्म, कोशिका में ही साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में जो आप रेड रेड से देख रहे हैं ये वाला, ये आपका क्या दिया गया, गाल्जी अपार्टस, और ये जो आपका है क्लस्टी, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो जब आप पढ़ेंगे सेल तो ये सारी टॉपिक आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर प्रयास ये किया आपको बताना कि सेल पाई कहाँ पर जाती है। तो जर्नल सी बात है, साधारण सी बात है कि सेल भैया पाई जाती है कोशिका में, चाहे वो पादप कोशिका हो और चाहे वो ह्यूमन कोशिका हो, दोनों में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कोशिका द्रव में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बना दिया था, यहाँ पर ये आपका है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको मैंने यहाँ पर नोट करके यहाँ से आपको दर्शाया ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी हम आगे स्ट्रक्चर जब समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी अपार्टस, सेल मेम्ब्रेन, ये जानकारी करनी है तो आप लोग पिछले लेक्चर में चले जाइए, प्लेलिस्ट में है, वहां पर मैंने छोटी छोटी चीजों को बारीकी से बता दिया है। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का परिचय। सामान्य परिचय जब भी आप पेपर में लिखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, सामान्य परिचय, वो जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें पहला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका इसमें दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या हुआ कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है सेल का, ये कोशिका है, और कोशिका दो प्रकार की है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कहां पर पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है आपका कि ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहां पर स्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित होती है, यानी कि दे आर लोकेटेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहां पर होगा, कोशिका के अंदर होगा, कोशिका में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। और साइड देखो कोशिका, ये आपका है सेल, तो सेल में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आप साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से जो स्थित होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होती है। दो पॉइंट हमने क्लियर किया। पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो कहां पर, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित होती है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका है कि यह दो झिल्ली बाहरी और आंतरिक से बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपका है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जो ये मैं खींच रहा हूँ रेखा, ये है आपका कौन सा, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर झिल्ली है। और कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है दोस्तों, ये आउटर वाला है, ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये आउटर झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है। तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, इनर और आउटर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका है कि यह अर्धस्वात, जिसे सेमी ऑटोनोमस कोशिका कहते हैं। तो यह अर्धस्वात सेमी ऑटोनोमस कोशिका है क्योंकि इनमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बिकॉज दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर पूरी कहानी है, ठीक है, यहीं पर पूरी कहानी समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड
पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपका है पूरा स्ट्रक्चर इसका सेल का, ठीक है। ये आपकी है कोशिका, और कोशिका का इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देती है, कोशिका को कार्य करने के लिए, कोशिका को भोजन बनाने के लिए, कोशिका को किसी भी चीज का आदान प्रदान करने के लिए जो एनर्जी देती है वो कौन देती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देती है। तो कोशिका के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपका अगला पॉइंट ये है कि यह कोशिका श्वसन द्वारा, ये कोशिका के श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इनको ऊर्जा घर कोशिका का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एप्टॉप्सिस, कैल्शियम नियमन और बायोसिंथेसिस में भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दे आल्सो प्ले रोल इन एप्टॉप्सिस, कैल्शियम रेगुलेशन एंड बायोसिंथेसिस, ओके। तो आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह एप्टॉप्सिस में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एप्टॉप्सिस, कैल्शियम नियमन और बायोसिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। हमने आपको बताया था कि ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का स्ट्रक्चर आप हमेशा अपनी निगाह में रखेंगे, नजर में रखेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका, ठीक है। और इसमें क्या पाया जा रहा है, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है सेल में। और हमने क्या देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस है किसका, सेल का, क्योंकि ये सेल को ऊर्जा देता है। और इसी में दोस्तों ये न्यूक्लियस है, आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है। और इसमें जब आप न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके और क्लियर होंगे। इसमें साइटोप्लाज्म है, और मैंने आपको क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका है, कोशिका का पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। क्लियर इतनी चीजें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। और अगला हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा भाई, डेफिनेशन। आप लोग परिभाषा माइटोकॉन्ड्रिया की कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप सबसे निवेदन भाई, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने लोगों को पसंद आ रही हो सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से क्लास के अबाउट भी अपनी जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। क्या लगाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब लगाएंगे हेडिंग दोस्तों आपका डेफिनेशन। हेडिंग क्या लगा लेंगे भैया, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। आप देखेंगे कि परिभाषा क्या है, परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो मैंने परिभाषा को भी पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन किया है, क्योंकि आपको चीजें पॉइंट के हिसाब से, जब पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी रहती है पढ़ने में। तो हमने पहला पॉइंट ये नोट किया माइटोकॉन्ड्रिया का जो है परिभाषा। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, और ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल है। ये ऊर्जा कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का ये मुख्य स्थल है। दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड आर द मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निगमन करते हैं। एटीपी का निर्माण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा करते हैं। तो ये एटीपी का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ओके। ये आपका पॉइंट
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है कि इसी कारण इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 झिल्ली होती है। दूसरी बात यह है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जो कि सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पॉइंट ये है कि एटीपी का निर्माण करती हैं। किसके थ्रू करती हैं? तो निर्माण करती हैं ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के द्वारा। और तीसरा यह है कि ये सारी प्रक्रिया को ही, इन सारी जो प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी देयरफॉर दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री है। हमने टॉपिक कवर कर लिया आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कैसे लिखनी है। अब हम देखेंगे इतिहास, जो कि महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे भैया, हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी? 1857 में। किसने की थी? तो कोलिकर ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और कब की थी? तो 1857 में की गई थी। ठीक है, लेकिन अब हम इसको कोलिकर जो थे, इनको हम जनक नहीं मान सकते। इनके जनक के रूप में अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो खोज कोलिकर ने की थी, लेकिन जनक इनको अल्टमान, रिचर्ड अल्टमान को माना जाता है। ये रिचर्ड अल्टमान जी हैं, जिसका फिगर मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, ये अल्टमान है, रिचर्ड अल्टमान, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को कब? 1890 में। ठीक है, तो 1890 में जो कोशिका खोज की थी, तो खोजकर्ता फादर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो रिचर्ड अल्टमान ही होंगे। ठीक है, ये चीज आगे हम समझेंगे। तो हमने पहले क्या देखा? पहला पॉइंट ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो थी भाई साहब, इसकी खोज जो की गई थी वो 1857 में किसके द्वारा की गई थी? कोलिकर के द्वारा की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 बाय कोलिकर। नेक्स्ट बात, अब जब कोलिकर ने खोज किया, तो उसके बाद में फिर 1880 में एक जो बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो थे वो माफ कीजिएगा जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इसका नाम बदल के फिला रख दिया। इन्होंने इसका नाम फिला बदला। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम चेंज किसने किया था? तो नाम जो चेंज किया था वो फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। तो कब किया था? 1880 में। और क्या नाम दिया था? तो फिला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फिला नाम दिया था। फिर दोस्तों 1860 में अल्टमान जी आए, और अल्टमान ने इसका जो नाम है वो चेंज करके बायोब्लास्ट कहा। अल्टमान ने नाम चेंज नहीं किया था। अल्टमान जी ने ये बताया था कि इसका जो नाम है, इसको कहा था बायोब्लास्ट। इसलिए बायोब्लास्ट कहा था क्योंकि कोशिका में के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई जाती है। ठीक है, कोशिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और कई जगह पर पाई जाती है, सेल में उपस्थित होती है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसलिए इनका नाम बायोब्लास्ट क्यों कहा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, बायोब्लास्ट की प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बार फिर से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, अल्टमान जी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अल्टमान जी ने इनको बायोब्लास्ट क्यों कहा। क्योंकि अलग अलग बॉटनिस्ट जो जूलॉजिस्ट थे वो आए, उन्होंने अपना अलग अलग नाम दिया। ठीक है, तो नाम क्यों दिया इसको हम समझ लेते हैं, और क्यों ऐसा कहा कि ये बायोब्लास्ट है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा कि 1886 में अल्टमान जी ने, अल्टमान इनका जो पूरा नाम था वो रिचर्ड अल्टमान था, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इनका नाम बायोब्लास्ट रखा था, यानी बायोब्लास्ट इसको कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को। और कब कहा था? तो 1886 में। ठीक है, लेकिन इसकी खोज जो एक्चुअल में हुई, एक्चुअल में इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, ये 1890 के आसपास। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1886 में अल्टमान ने बायोब्लास्ट तो कहा था, लेकिन डिस्कवर जो किया था, खोज, वो 1890 में किया था। तो अब बायोब्लास्ट तो कहा, लेकिन पूर्ण रूप से जब विकसित हुआ, पूर्ण रूप से जब इन्होंने खोज करके कंप्लीट किया, तो कब किया? ये जो है किया था दोस्तों 1800, लगभग 1890 के आसपास। ठीक है, तो
इन्होंने नाम तो चेंज कर दिया था, नाम 1886 में अल्टमान ने इनको बायोब्लास्ट कहा था। और बायोब्लास्ट इसलिए कहा था क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर है कोशिका का, ठीक है, और कोशिका के अंदर ये आपका न्यूक्लियस, और इसी में यहाँ पर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म, और इसी में ये जो कोशिका, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कुछ इस प्रकार से पाई जाती थी, ठीक है, ये आपका दो जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है, और इसमें उंगलियों के हिसाब से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करती है, पावर देती है किसको, इस पूरे सेल को, इस पूरे कोशिका को ये क्या देती है, पावर देती है, चलाने की ऊर्जा देती है। तो क्या होता है, कभी कभी ये ऊर्जा, कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटली ऊर्जा मिलता है इनको, सेल को मिलता है, और इसी में साइटोप्लाज्म में ये ब्लास्ट हो जाती है, और इसी वजह से ये लाइसोसोम, लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाता है। तो लाइसोसोम के संपर्क में अगर आती है तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, और उसी वजह से ये ब्लास्ट हो जाती है, इसीलिए इसको बायोब्लास्ट उन्होंने नाम दिया था। क्लियर इतनी चीजें, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और फिर दोस्तों 1890 में वेंडा, एक जो जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडा, इन्होंने पहली बार नाम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। तो बहुत ही समझने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो किसने किया, तो खोज की थी किसने। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खोजकर्ता अलग है, नाम रखने वाले अलग हैं, अलग अलग नाम चार साइंटिस्ट ने रखा, तो चारों के बारे में हमें याद रखना होगा, चारों के बारे में डिटेल देना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चीजों को समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी, 1857 में कोलिकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि 1880 में फ्लेमिंग जी आए, फ्लेमिंग एक जो है साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका नाम क्या किया, फिला नाम दिया। तो फिला नाम माइटोकॉन्ड्रिया का किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। कब दिया था, 1880 में दिया था। फिर भाई साहब आगे अल्टमान जी, 1886 में अल्टमान ने इसको क्या कहा, बायोब्लास्ट, अल्टमान जी ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। फिर दोस्तों 1890 में एक जो साइंटिस्ट थे बेंडा, तो बेंडा जी ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने सर्वप्रथम दिया था, तो बेंडा ने दिया था। कब दिया था, तो 1890 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से इसको जानते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो बेंडा ने दिया, और कब दिया था, तो 1890 में दिया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ओके। फिर बाद में एक जो बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मेस्लेस, इन्होंने 1900 में माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेन करने की विधि विकसित की थी, ठीक है। तो ये रहा हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझा दिया, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। हेडिंग आप सब लगा लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी भी। और पेपर में जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दीजिए और इसके फंक्शन भी दीजिए, ठीक है। तो हेडिंग हमने लगा ली है भैया, क्या लगा ली हेडिंग, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और पहला पॉइंट हम इसमें समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ ए डबल मेम्ब्रेन। हमने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली से बनी एक प्रकार की संरचना है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर जो हम आपको आज समझाएंगे। तो हम पहला एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे और उसके अनुसार हम स्ट्रक्चर में आपको समझाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी होती है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होती है। तो ये आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें दोस्तों अलग अलग चीजें हैं। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है, क्रेस्टी है, राइबोसोम है, और डीएनए क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये इतनी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। तो हमने पढ़ा हमने यहाँ पर क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, दोहरी झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में होती कहाँ है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है आपको, खोखले थैले की तरह लग रहा होगा, और एक चप्पल की आकृति के अनुसार के आकार का लग रहा होगा, ठीक है।
और नए मॉडल जमाने का जो आजकल लड़कियां जूती पहनती हैं तो पीछे इसका जो स्लोप होता है आगे थोड़ा सा उठा होता है, उस प्रकार से भी है। थोड़ा सा गलत वे में मत लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये खोखले थैले के अनुसार है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन होती है। तो पहला जो आपका है ये आउटर मेम्ब्रेन है, देखिएगा जो रेड कलर से यहाँ पर इंडिकेट है, जो ये रेड कलर है ना, ये रेड कलर से ये जो हाईलाइट किया गया है, ये जो है ये आपका दिया गया है कौन सा, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आपका पहली झिल्ली, क्योंकि दोहरी झिल्ली हमने पढ़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इनर मेम्ब्रेन माफ कीजिएगा, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो हमने यहाँ पर आपको इंडिकेट किया, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन इसमें क्या है, जो ये येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये येलो कलर से यानी जो पीले कलर से ये वाली संरचना आपकी आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपका ऐसे से बन रहा है, उंगलियों के अनुसार उंगलियों के रूप में इसको गढ़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है रेड कलर से, ये मैं जो इसको बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है दोस्तों, ये इनर मेम्ब्रेन। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, हमारा पहला कि जो कोशिका है, जो कोशिका है वो दोहरी झिल्ली से होती है, दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है। पहला तो आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन और दूसरा हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है ये चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है और छोटे अणुओं के लिए पारगम्य होती है, यानी कि द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये होता है कि जो बाहरी झिल्ली होती है, ये वाली झिल्ली, जो ये वाली झिल्ली होती है, ये सरफेस, ठीक है, जो ये सरफेस होता है बाहरी सरफेस, ये क्या होता है, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है। तथा छोटे जो मॉलिक्यूल है उनके लिए पारगम होती है, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल इसमें आसानी से आ जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये चिकनी सतह होती है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे, चिकनी सतह होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक। हमने अगला पॉइंट पढ़ना है। अगला पॉइंट ये आपका है कि बाहरी झिल्ली में पोरीन प्रोटीन होते हैं जो आयनों और छोटे अणुओं के परिवहन में मदद करते हैं। जो बाहरी झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये आपका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो पोरीन प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसी वजह से इसमें क्या होता है, पोरीन प्रोटीन जो होता है इसमें, इसकी वजह से आयनों और छोटे अणुओं का परिवहन संभव इसमें हो पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट कि दे आउटर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन कंटेन पोरीन प्रोटीन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरीन प्रोटीन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा और इसको समझेंगे कि डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वात, जिसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड ऑटो सेमी ऑटोनोमस। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन। तो आप सब हेडिंग लगा लीजिएगा भाई, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना, जिसमें पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका क्या है, देखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 65 से 70% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी पाई जाती है, तो आप सब ध्यान रखेंगे कितनी पाई जाती है दोस्तों, 65 से 70%, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अबाउट 60 to 70% प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें 25 से 30% लिपिड्स उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 25 से 30% लिपिड्स की भी मात्रा पाई जाती है। दे कंटेन अबाउट 20 to 30% लिपिड्स, और इसमें दोस्तों लगभग 0.51% के आसपास आरएनए पाया जाता है,
और डीएनए और आरएनए की मात्रा दोनों सेम होती है। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों कितना पाया जाता है, दोनों जो पाया जाता है वो लगभग 0.5% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.5% के आसपास पाई जाती है। क्लियर इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये है कि डीएनए की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है, तो 0.5% होती है, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका है कि कुछ मात्रा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और अन्य आयन के भी उपस्थित होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तो पाया ही जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड्स पाया ही जाता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा मैग्नीशियम की भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है और अन्य आयन भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये भाई आपका रासायनिक संगठन था, यानी केमिकल कंपोजिशन था, जो मैंने आपको नोट डाउन करा लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को शुरू, और अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फंक्शंस को देखने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो भी स्टूडेंट बैच लेना चाहते हैं, जो नोट्स जिनको आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि हमें कंप्लीट नोट्स मिल जाए, लाइव क्लास का लिंक भी मिलता रहे ग्रुप में, तो उनके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है दोस्तों, केवल और केवल 100 रुपीज का। बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने इसका रखा है, और इसको समझेंगे। ये जो बैच है, ठीक है, हमने एक बैच लॉन्च किया है, इसको बहुत ही बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं और उसके बाद में इनको प्रॉब्लम्स होती है। 100 रुपीज, ठीक है, ये बैच है, और किस चीज का बैच है और उसमें क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस बैच में दोस्तों जो मिलने वाली आपको सुविधाएं हैं वो मैं आपको नोट डाउन करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसमें आपको 100 रुपीज में दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट नोट्स। ऑल सब्जेक्ट नोट्स, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मतलब आपके मेजर, माइनर और को करिकुलर के नोट्स। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा आपको इसमें मिलेगा मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। इसके सॉल्व पेपर होंगे, सॉल्व पेपर, और मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर की संख्या जो रहेगी वो दोस्तों लगभग 4 से 5 रहेगी। 4 से 5 मॉडल पेपर और 4 से 5 सोल्यूशन पेपर। इसके बाद में आपको मिल जाएगा इसमें ओल्ड पेपर, जो आपके अनसॉल्व पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे आपकी ही यूनिवर्सिटी के। और अनसॉल्व जो पेपर होंगे वो लगभग कितने साल के मिलेंगे आपको ये भी बता दे रहा हूँ। आपको लगभग जो अनसॉल्व पेपर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 इयर्स, लगभग 3 साल के आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। जिनका पेपर एमसीक्यू होगा, जिन भी स्टूडेंट का पेपर एमसीक्यू होगा उनको ऑल चैप्टर के एमसीक्यू मिलेंगे, उनको ऑल चैप्टर के क्या मिलेंगे, एमसीक्यू। ऑल चैप्टर और एमसीक्यू के ही इनको मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और सुविधा ऐड होगी, हमने आपको सब्जेक्ट के नोट्स दिया, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, ओल्ड पेपर, एमसीक्यू और ऑल टॉपिक्स के जितने भी चैप्टर्स आपके हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगी। तो इतनी चीजें मिलेंगी, और प्लस इसमें जो यूट्यूब पर क्लास, जैसे भी आप क्लास चल रही है तो इसका जो लिंक होगा वो भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो ये 100 रुपए में आपको इतनी भी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक 2 से 3 दिन में आपका एक समरी बनेगा जिसमें पूरा पीडीएफ नोट्स एक ही बैग आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी ग्रुप में जैसे कि केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो इनके नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं लगभग, और जो लोग ज्वाइन है उनको वहां पर ग्रुप में डे बाय डे मिल भी रहा है। ठीक है, तो जो भी इस ग्रुप को लेना चाहते हैं, इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है, तो बैच लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इतना लोग आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको भी जरूरत है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। इसको, इस बैच को लेने के लिए आपको क्या करना है, बैच को लेने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 9984947535। चलिए, आपको क्या करना है, 9984947535, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप आप कर देंगे,
और व्हाट्सअप करेंगे तो अपना नाम सबसे पहले आप व्हाट्सअप करें, अपना नाम बताएं, आपका सेमेस्टर कौन सा है और आपकी यूनिवर्सिटी आप जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं बताएंगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग नोट्स मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए भाई इतनी चीजें आप लोग करिएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 9984947535 है। ठीक है, तो इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए अब हम हेडिंग लगा लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बात कर रहे थे किसकी, फंक्शंस की बात कर रहे थे। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का हम कार्य देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस है। और क्यों है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है और एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है। दूसरी बात, ये पावर देता है किसको, कोशिका को, इसलिए इसका पावर हाउस कहा जाता है। यानी आप क्या कर लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे प्रोड्यूस एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है कि यह कोशिका, ये कोशिकीय श्वसन जिसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य स्थल है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य स्थल है, जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, यानी कि दे आर द मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि यह एप्टॉप्सिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोग्रामेट सेल डेथ को नियंत्रित करता है। दे रेगुलेट एप्टॉप्सिस प्रोग्रामेट सेल डेथ। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि यह कैल्शियम आयन का निगमन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम आयन का निगमन करता है और दे रेगुलेट कैल्शियम आयन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अमीनो अम्ल, लिपिड और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसका भी संश्लेषण करती है। तो नेक्स्ट ये भी आप ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो कैल्शियम का देखा, एप्टॉप्सिस हमने देखा, कि कोशिकीय श्वसन देखा, ये सब इसका मुख्य स्थल है, इस पावर हाउस भी है सेल का। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अमीनो अम्ल, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के संश्लेषण में भी भाग लेती है। तो ये इसके कुछ वर्क थे, कुछ फंक्शन थे जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। जिनको भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, जो भी ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं स्टूडेंट उनको वहां पर नोट्स डे बाय डे दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास कैसी रही। बाकी आप सबके जो भी रिक्वायरमेंट है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।